गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं में हम क्या रणनीति रखें जिससे हम प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर सकें या उसमें सफलता हासिल कर सकें या अच्छे से अच्छी सफलता हासिल कर सकें। इसके लिए हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के आज इस 5वें वीडियो में हम लोग देखते हैं कि सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में कैसे लेखन होता है, कौन कौन से प्रश्न पत्र होते हैं और उनकी व्याख्या किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू इन दोनों के नंबर मिलाकर ही सिलेक्शन प्राप्त होता है। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसके पश्चात मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के अंकों को मिलाकर आपकी एक मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट के आधार पर आपको वरीयता क्रम में जो आपने पद भरे होंगे वो पद प्राप्त होते हैं। यदि आपकी मेरिट कम रहती है तो आपको छोटा पद प्राप्त होता है, यदि आपकी मेरिट अच्छी होती है तो आपको अच्छा पद प्राप्त होता है। इसी श्रेणी में हम लोग देखते हैं कि लिखित परीक्षा, सिविल सर्विसेज की लिखित परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। तो सिविल सर्विसेज की लिखित परीक्षा में 9 पेपर होते हैं। कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं जिनको अभ्यर्थियों को देना होता है, जिनमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। जिनमें से 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। यदि आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आपकी मेंस परीक्षा के आगे की कॉपियां चेक होती हैं। यदि आप उन प्रश्न पत्रों में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके मेंस परीक्षा की कॉपियां चेक नहीं होती हैं, मूल्यांकित नहीं की जाती हैं। और अधिकतर जगह कहा जाता है ये दूसरा प्री एग्जाम होता है, यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं लेकिन इसको पास करना अनिवार्य होता है। तो वो कौन से 2 पेपर होते हैं? पहला तो एक पेपर होता है भारतीय भाषा का होता है और दूसरा अंग्रेजी का होता है। हम लोग मुख्यतः हिंदी भाषी लोग हैं तो हिंदी अपनी भाषा ऑप्ट करते हैं और एक इंग्लिश का पेपर हम लोगों को देना पड़ता है। इन दोनों ही पेपरों में मिनिमम 25% या 25% मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। यदि आपके 25% अंक नहीं आते हैं तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यही वो स्थितियां हैं। इन स्थितियों के साथ हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे पेपर जिनसे मेरिट बनती है वो कौन कौन से हैं और वो कितने हैं। अभी हमने आपको बताया कि 9 पेपर टोटल होते हैं। 9 में से यदि 2 पेपर क्वालिफाइंग हैं तो 7 पेपर ऐसे हुए जिनको मिलाकर मेरिट बनती है। ठीक है, ये कौन कौन से पेपर हैं? चलिए आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला पेपर इसमें निबंध का होता है जो 250 अंक का होता है, यानी 250 अंक का ये होता है। और दूसरे नंबर पर सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। किसका? सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान नहीं, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और इसके 4 पार्ट होते हैं। कभी जब इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे तब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं। फिलहाल यहां पर समझिए कि 4 पार्ट होते हैं और प्रत्येक पार्ट 250 अंक का होता है, यानी 250 अंक का होता है। 250 अंक के 4 पार्ट यानी कि 1000 नंबर हो गए और
250 नंबर की हिंदी यानी 1250 अंक हो गए। फिर आता है आपका एक वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में भी 2 पेपर होते हैं और दोनों 250 अंक के होते हैं। 1250 अंक पहले हो गए थे, 500 अंक ये, तो कुल मिला के जुड़ के आईएएस की जो मुख्य परीक्षा होती है या सिविल सर्विसेज की जो मुख्य परीक्षा होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो मुख्य परीक्षा होती है, उसके कुल अंक कितने होते हैं? 1750 अंक। 1250 पहले हो गए थे, 5 इसमें सॉरी 500 इसमें और जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं 1750 अंक। 1750 अंक की ये परीक्षा होती है। इस परीक्षा में आपको मैक्सिमम अंक लाने पड़ते हैं। इस मैक्सिमम अंक के बाद साक्षात्कार की परीक्षा में जितने अंक आपको प्राप्त होते हैं ये दोनों जुड़ जाते हैं और यही आपकी मेरिट होती है और यही आपको वो स्थान दिलाने में सहायक होती है। जैसे यदि आप टॉपर्स में से होते हैं तो आपको आईएएस यानी कि जिलाधिकारी वाली पोस्ट मिलती है। यदि आप उसके बाद आपकी मेरिट आती है तो कुछ लोग इसमें आईआरएस भरते हैं, तो कुछ लोग इसमें आईपीएस भी भरते हैं, तो कुछ लोग आईआरएस में चले जाते हैं, कुछ आईपीएस में चले जाते हैं। इसी क्रम से ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, क्रम भरने में, आईएएस के क्रम भरने में या सिविल सर्विसेज के क्रम भरने में लोग बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। इन गड़बड़ियों को लेकर या कह लीजिए कि बहुत सारे लोग यानी कि आपके मित्र ही, कहा जाता है कि मित्र यदि फेल हो जाए तो कष्ट होता है, लेकिन मित्र यदि बहुत ऊंचा चला जाए, टॉप कर जाए तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। आप लोग इस बात को मानेंगे नहीं, आप लोग कहेंगे नहीं हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये मानव प्रवृत्ति है, ये साइकोलॉजी है, ये ऐसा ही होता है अधिकतर। तो बहुत सारे आपके मित्र आपको उस समय गलत दिशा दे देते हैं, आपके सीनियर आपको गलत दिशा दे देते हैं। मुझे याद है पहली 2-3 पोस्ट भरने के बाद सीधे उठा के हमारे एक सीनियर को उनके सीनियर ने कस्टम अप्रेजर भरवा दिया था कि कस्टम अप्रेजर बहुत अच्छी पोस्ट होती है, और अब कस्टम अप्रेजर एकदम नीचे की पोस्ट, उसको उठा के ऊपर रख दिया। तो लेकिन एक बार वरीयता क्रम भर जाने के बाद फिर वो वरीयता क्रम आपका चेंज नहीं होता है। तो वरीयता क्रम भरते समय आपको विशेष ध्यान रखना है और वरीयता क्रम के बारे में एक पूरा वीडियो, हो सकता है 1 से लेके 2-3 वीडियो में इस पर लेकर आऊं, विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। कई बार जब सारी चीजें निकल जाती हैं तब लोग पछताते हैं कि ये क्या हो गया, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे मिसगाइड कर दिया गया, मुझे उस समय लास्ट में परेशान कर दिया गया तो मैंने ऐसा भर दिया। इसलिए ये सारी श्रृंखला लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए अब आते हैं अपने विषय पर। हम लोग मुख्य परीक्षा की बात कर रहे थे और मुख्य परीक्षा के इन 1750 अंकों में भी कुछ अंक क्वालिफाइंग रखे जा सकते हैं, यानी कि इसमें भी कुछ अंक मिनिमम रखे जा सकते हैं। हो सकता है आपकी मेरिट काफी कम चली जाए, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम अंक प्राप्त करने ही होंगे। यदि आपने वो मिनिमम अंक प्राप्त नहीं किए तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हों, आप उसमें उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे। आपके पद खाली रह जाएं फिर भी आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। आपको वो मिनिमम क्वालिफिकेशन पास करनी ही होगी। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि वो 25% होता है, 25% होता है, लेकिन यहां पर कोई परसेंटेज निर्धारित नहीं होता है। प्रत्येक परीक्षा के अनुसार इसे लोक सेवा आयोग अपने से निर्धारित करता है, अपने से निश्चित करता है कि इस बार परीक्षा में कितना
ये मिनिमम अंक का कोटा रहेगा, कितने % रहेगा, ये आयोग की अपनी स्वतंत्रता पर होता है और वो अपने हिसाब से करता है, क्योंकि आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये उसका गुप्त कार्य होता है, गोपनीय होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है, इसलिए इसकी जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हो पाती है कि इस साल कितने अंक रखे गए। रिजल्ट निकलने के बाद तो आपको पता हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको पता नहीं हो सकता है कि इस बार कितने अंक क्वालिफाइंग रखे गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़ा सा विस्तार में आते हैं कि मुख्य परीक्षा में कैसे कार्य करना चाहिए और मुख्य परीक्षा में क्या स्थितियां होती हैं। सबसे पहले तो वैकल्पिक विषय के चुनाव में, जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं उससे पहले ही आपको अपने वैकल्पिक विषय का चुनाव कर लेना चाहिए, उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और उसे यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको अगर आत्मसात नहीं किया, ठीक है, अगर उसे देसी भाषा में कहें तो कहें जब तक घोल के नहीं पी लीजिएगा आप। कहते हैं कि अपने सब्जेक्ट को आप घोल के पी लीजिएगा, जब आप सोएं तब भी उसी तरीके की भाषा निकले आपसे, जब आप जागें तो उस तरीके की भाषा निकले। तो ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करें। कभी भी चुनाव ऐसा ना करें कि इस सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं इसलिए हम ले लें, या इस सब्जेक्ट में हमें नोट्स मिल जाएंगे इसलिए हम ऐसा सब्जेक्ट ले लें। ये सब्जेक्ट लेके हमारे बड़े भाई साहब क्वालिफाई किए हैं, IAS बने हैं, तो इन सब्जेक्ट के नोट्स भी हैं, सामग्री भी है, किताबें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको रख लें। ऐसा मत करिए। ऐसा करने से कभी कभी आदमी भ्रमित हो जाता है, छात्र भ्रमित हो जाता है। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा कर सकें ऐसे सब्जेक्ट को ही चुनिए, और ऐसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के पश्चात फिर जब आप ये चयन कर लेते हैं, उसमें पारंगत हो जाते हैं, तब ये स्थितियां आपकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। जब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट एक बार सिलेक्ट हो गया, उसके पश्चात आपके सामने समस्या आती है पुस्तकों के चयन की। आखिर आप कौन सी पुस्तकें लें और आप कौन सी पत्रिकाएं पढ़ें। तो इसमें हमारा सुझाव केवल इतना ही है कि जो भी आप सब्जेक्ट लें, उस सब्जेक्ट की कुछ बेस बुक होती हैं जो बहुत अच्छे राइटर की होती हैं, उन्हीं बेस बुक के माध्यम से आप अपना बेस तैयार करिए, और उनकी जो भाषा है उस भाषा को प्रयोग ना करते हुए आप अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। इसके साथ साथ कई बार हमने देखा है बहुत सारे प्रतियोगी ऐसे हैं जो एक ही सब्जेक्ट की, एक ही टॉपिक के 50 राइटर की किताबें रखते हैं और कहते हैं कि सारे राइटर की किताब पढ़नी चाहिए। ये गलत दिशा है। आपको एक राइटर की, और जो बेसिक राइटर है, जो वो सारी चीजें आपको सुलझा रहा है, जो सारी चीजें बता रहा है, ऐसे राइटर की किताब आपको लेनी चाहिए। और ऐसे राइटर की किताब लेके 10 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, उसे पूरा आत्मसात कर लीजिए, उसको घोंट के पी लीजिए कि आपको दोबारा उसकी आवश्यकता ना पड़े। ऐसी स्थिति जब आप कर लेंगे तब आप उस सब्जेक्ट के, उस विषय के मास्टर हो जाएंगे। फिर उसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसे आराम से लिख सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ प्रत्येक विषय में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध छात्रों के द्वारा कुछ शोध पत्रिकाएं भी छापी जाती हैं, जिनमें शोध छात्रों के पेपर पब्लिश किए जाते हैं, वहां के टीचर्स के पेपर पब्लिश किए जाते हैं। तो उस विषय का जो नई जानकारी है, बेस तो आपने उन टीचर से बना लिया, लेकिन जो शोध पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ के जो उस विषय का नया कलेवर है वो आप यहां से ले सकते हैं। इस नए कलेवर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप बेस और सुपर स्ट्रक्चर दोनों को मिलाकर
एक नवीन रचना कर सकते हैं जो आपको अधिक से अधिक अंक दिलाने में सिविल सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ये सारी चीजें करने के बाद अब समस्या आती है कि आपका लेखन कैसा हो। चीजें हमको याद तो हो गई, चीजें को हमने समझ लिया, लेकिन हम उसे लिखें कैसे और कितना लिखें? क्या हमको पन्ने भरते चले जाना है? कई यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि वहां ट्रेडिशन होता है, लोग पूछ ही लेते हैं कितने पन्ने, कितनी कॉपी भर के आए हो, तो इतने नंबर मिल जाएंगे। अरे भैया, ये सिविल सेवा है, इसमें कॉपी भरने से नहीं मिलते हैं नंबर। इसमें स्पष्ट तौर से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन पर आपको लिखना है, उसी तरीके से लिखना है, तब आपको अंक प्राप्त होंगे। यदि आपने वैसा नहीं लिखा, वैसे अंक आपको प्राप्त नहीं हुए, तो निश्चित तौर से आप उन स्थितियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिन स्थितियों के लिए आप वहां पर उपस्थित हुए हैं। अब हम लोग सीधा देख लेते हैं कि आपको अपना उत्तर सादा सरल भाषा में और कम शब्दों में देने की आवश्यकता है। यदि आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से आप भ्रमित हो जाएंगे। और प्रश्न की अपेक्षा के अनुसार ही आप लिखें। ऐसा नहीं है कि प्रश्न में वो अपेक्षा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, कई तो टॉपर्स के भी इंटरव्यू आते हैं, वो कहते हैं हमें जो याद था हम सब लिखाए, हमने जो तैयार किया था सब लिखाए। अरे भैया, ऐसा नहीं है, वो मजाक कर रहा है व्यक्ति। ऐसे टॉपर नहीं बनते हैं, और अगर ऐसे वो टॉपर बन गया है तो भगवान ही मालिक है उसका। ऐसे टॉपर नहीं ही बना जा सकता है, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा, यदि आपकी राइटिंग खराब हो तब भी एक एक अक्षर पढ़ के चेक होती है कॉपी, ऐसे चेक नहीं होती है कि हाँ। लेकिन अगर आपने खराब लिखा है, आपकी राइटिंग खराब है, तो निश्चित तौर से आप उस परीक्षक को इरिटेट करते हैं। आपने साफ नहीं लिखा है तो आप उस परीक्षक को इरिटेट करते हैं, जिससे आपको क्या है, अंक प्राप्त होने वाले हैं। जब आपको किसी से अंक प्राप्त होने वाले हैं, अगर आप उसको इरिटेट करेंगे तो निश्चित तौर से आपके अंक कम हो जाएंगे। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज, क्वेश्चन को समझना है। मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन के पैटर्न को लेकर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चन में आ जाता है व्याख्या कीजिए, समालोचना कीजिए, आलोचनात्मक समालोचना कीजिए, प्रकाश डालिए, वर्णन कीजिए। ये बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं और इन शब्दों की हम लोग अर्थ नहीं जानते हैं, इनके बारे में हम लोग परिचित नहीं होते हैं। तो हम करते क्या हैं, जो भी याद होता है सब चिपका के चले आते हैं कि अब गुरुजी को जो चाहिए वो अपना ढूंढ लें। ऐसा नहीं होता है। ऐसा आप करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, सीधा का सीधा काट दिया जाएगा और उस पर एक टिप्पणी लिख दी जाएगी कि ये प्रश्न पत्र के अतिरिक्त है। और कई बार तो ऐसा है कि नंबर, जैसे निबंध लेखन है, निबंध लेखन में आपको शब्द सीमा दी जाती है। शब्द सीमा से अगर आप ज्यादा जंप करते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा जंप करते हैं तो आपके 0 नंबर भी किए जाते हैं। ऐसी स्थितियों में आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। जैसे ही शब्द सीमा आपकी जंप होने लगे, आप उसको समराइज कर दीजिए अपने उत्तर को। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और आपको अपना उत्तर कैसा लिखना है, आपको विश्लेषणात्मक लिखना है। यानी कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका पूरा विश्लेषण करना है, पूरा उसका नीर छीर विवेक करना है। ठीक है, या कह लीजिए एकदम उसकी सर्जरी कर देनी है। तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए। विश्लेषणात्मक के साथ साथ ये अन्य जगहों से तुलनात्मक भी होना चाहिए। विश्लेषणात्मक के साथ साथ आपका आंसर तुलनात्मक होना चाहिए कि उसकी तुलना भी आप कई जगह से करें।
जितनी चीजें आप बढ़ाते जाएंगे आपका उत्तर उतना भारी होता चला जाएगा और उतने अंक आपको प्राप्त होंगे। और तुलनात्मक के साथ साथ उसमें क्या कमियां हैं उसकी आलोचनात्मक भी वर्णन होना चाहिए। तो विश्लेषणात्मक भी होना चाहिए, तुलनात्मक भी होना चाहिए, आलोचनात्मक भी होना चाहिए। ये सारी चीजें मिला के एक समग्र आंसर बनता है। उस समग्र आंसर के हिसाब से ही आपको आगे चलना पड़ता है। अब आता है मुख्य कि आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। लेखन की तकनीक तो हो गई, लेकिन आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा क्लिष्ट वर्ड नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा कठिन वर्ड नहीं होने चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सरल हो, ऐसी हो जो प्रभावशाली हो, जो प्रवाहपूर्ण हो। ठीक है, प्रभावशाली हो यानी कि भाषा देख के लोग प्रसन्न हो कि आपने कितना अच्छा लिखा हुआ है। प्रवाहपूर्ण हो यानी कि बहाव उसमें दिखाई दे कि रुक नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, चीजें कट नहीं रही हैं, एक प्रवाह के साथ बहती हुई चली जा रही हैं। एक पैरा जहां आप समाप्त कर रहे हैं लगभग वहीं से दूसरा पैरा आए। ऐसा नहीं है कि एक पैरा समाप्त हुआ फिर दूसरा पैरा आपने नया उठा लिया, पहले पैरे से दूसरे का कोई संबंध ही नहीं है, दूसरे से तीसरे का संबंध नहीं है, तीसरे से चौथे का संबंध नहीं है। ऐसा आप लिखेंगे तो आपको कतई नंबर नहीं मिलेगा। बहाव होना चाहिए, प्रवाह होने चाहिए उसमें कि पहले पैरे का संबंध दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से हो, मतलब पूरा जुड़ाव दिखना चाहिए कि एक धारा बहती हुई चली आ रही है। आपके विचारों की वो धारा, वो प्रवाह बहता हुआ चला जा रहा है और लास्ट में आपने अपने निष्कर्ष के साथ उसको समाप्त कर दिया जब प्रश्न समाप्त कर रहे हैं। अगर टूट टूट के आएगा तो निश्चित तौर से माना जाएगा कि आपके भावों में वो गति नहीं है, आपके प्रवाह नहीं है, आपके अंदर वो बौद्धिक क्षमताएं नहीं है जिससे आप अपने भावों को व्यक्त कर सकें, आपके अंदर अभिव्यक्ति शैली नहीं है। तो ऐसी चीजें से आपको बचना है। ये तो हो गई सकारात्मक चीजें कि आपको ये करना है। आपको दोनों चीजें करनी होती हैं। ठीक है, पहली चीज ये है कि सिविल सेवा में आपको क्या करना है ये सीखना है, और सिविल सेवा में आपको क्या नहीं करना है ये ज्यादा सीखना है। तो अभी हम क्या बता रहे थे कि ये चीजें आपको करनी हैं, ये चीजें। अब हम आपको सीखेंगे कि क्या चीजें आपको नहीं करनी हैं। यदि नहीं करने वाली चीजें भी आप कर गए तब भी आपके अंक कम हो जाएंगे। यानी नेति नेति का सिद्धांत भी यहां लगेगा। तो क्या हमें नहीं करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि हमको व्याकरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। यानी कहां पे फुल स्टॉप लगेगा, कहां पर कॉमा लगेगा, इसका भी हमें ध्यान देना है यदि हम हिंदी माध्यम से दे रहे हैं परीक्षा। हमारी मात्राएं कैसी लग रही हैं, हमारा स्वर व्यंजन किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से, कहीं मात्रात्मक अशुद्धियां तो नहीं है ज्यादा। यदि मात्रात्मक अशुद्धियां हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, रा, जो रा है ये कई बार बोला कहीं जाता है और लगता कहीं है। आशीर्वाद लिखिए, 99% लोग हमने देखा है कि जो थोड़ा सा भी हिंदी से थोड़ा दूर होते हैं वो आशीर्वाद गलत लिखते हैं, क्योंकि जो उच्चारण हो रहा है रा का वो उच्चारण नहीं समझ पाते हैं इसलिए। और रा जो नीचे लगते हैं वो किस प्रकार से लगते हैं, ये वर्तनीगत त्रुटियां आपको नहीं करनी है। वर्तनीगत त्रुटियां एक बार आपके सामान्य स्तर पर छोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके सब्जेक्ट में तो वो चल सकती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर तो वो चल गई होंगी आपके सब्जेक्ट में, लेकिन सिविल सेवा में ये नहीं चलेंगी। आपको इनको दूर ही करना पड़ेगा। और लेख आपका क्या होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए। लेख ऐसा बहुत खराब नहीं होना चाहिए। हमने आपको पहले बताया लेख अगर खराब होगा तो वो जो आपका परीक्षक है वो इरिटेट होगा, और अगर वो इरिटेट होगा तो वो अच्छा कार्य नहीं करेगा। और आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आप चलते रहें। एक पॉइंट समाप्त हुआ, वहीं से आपने दूसरा पॉइंट उठाया, वहीं से आपने तीसरा पॉइंट उठाया,
जैसे ही पॉइंट खत्म हो रहा है वहीं से उठाते चले जाएंगे तो एक प्रवाह भी दिखता चला जाएगा और आपका पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों का वर्णन भी होता चला जाएगा। इसी तरीके से आप वर्णन करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। भाषा और लेखन ये दोनों जब मिल जाते हैं, समग्र रूप ले लेते हैं, तो निश्चित तौर से आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलाते हैं। हाँ, निबंध लेखन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। निबंध लेखन में पिछली बार भी मैंने समझाया था, यहां ज्यादा नहीं समझाऊंगा। निबंध लेखन में आपको ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं डालना है, लेकिन आपका जो लेखन है वो सुरुचिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो भी व्यक्ति पढ़े उसको रुचि आए। यानी आपका एक पैरा अगर उसने पढ़ लिया है तो उसको दूसरा पैरा पढ़ने की इच्छा जागृत हो, यानी कि प्रवाहपूर्ण होना चाहिए कि यहां ये समाप्त हो रहा है तो वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है, यहां जैसे खत्म किया अगले उसको पढ़ने की इच्छा हो गई, फिर पढ़ने की इच्छा हो गई। अगर ऐसा आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी तरीके से इस श्रृंखला में हम लोग सारी सिविल सेवा की बारीकियों की रणनीति बनाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उन पर मंथन करेंगे और हम और आप मिलकर एक नई रणनीति के साथ सिविल सेवा में जाएंगे। और यदि आप उसमें सफल होते हैं तो हमसे ज्यादा प्रसन्न कोई और नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आपसे मिल तो नहीं पा रहे हैं, हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं, हम आपको पहचानते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि आप यदि हमसे मिलते हैं, आप हमें बाद में बताते हैं कि सर हमने आपके चैनल से पढ़ा था और हम सिलेक्ट हो गए और ऐसे ऐसे हमको मदद मिली, इस तरीके से आपके चैनल ने हमको पढ़ने में मदद की, तो यही हमारे लिए सार्थक होगा और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा कि हमारे द्वारा बताई गई चीजों के माध्यम से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो। आज वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। एक नए टॉपिक के साथ कल पुनः उपस्थित होंगे। हाँ, जिन छात्रों ने या जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि इससे आपके मित्रों को, आपके सगे संबंधियों को भी लाभ हो सकता है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।